स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं JKLH प्राइम टाइम। सबसे बड़ा इशू, सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ा सवाल कि आखिर ये जो आतंक के सौदागर हैं इन्हें सबक कब सिखाया जाएगा। जिस तरह से इन्होंने हमला किया और 27 मासूमों की जान लेनी, उसके बाद से लगातार भारत के किसी भी हिस्से में कोई भी शहरी हो उसकी जुबान पर यही सवाल है कि आखिर इनका खात्मा कब और कैसे होगा। पहली बार ये भी देखा गया कि जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर इसके खिलाफ आवाज उठी, इसके विरोध में आवाज उठी, चाहे वो जम्मू हो चाहे कश्मीर हो। जगह जगह दुकानें बंद रही, लोगों ने कैंडल मार्च निकाले, प्रोटेस्ट किया। इन सब के बीच प्रधानमंत्री अपने सऊदी अरब का दौरा छोटा करके दिल्ली पहुंचते हैं और CCS की मीटिंग भी हो रही है। बहुत कुछ इस पर चर्चा करने को है, बहुत सारे पहलू हैं। लगातार इस पर हम अपने खास मेहमानों से बातचीत करेंगे। आप बने रहे न्यूज़ 18 JKLH के साथ। तो भारत का संकल्प यही है कि किसी भी सूरत में अंत होगा आतंक का। जी हां, आतंक का अंत होना ही चाहिए, चाहे फिर वो कहीं से भी, किसी भी सरजमीन से इसकी शुरुआत हो रही हो, चाहे कहीं से भी इसे खाद पानी दिया जा रहा हो, चाहे कहीं से भी इसका संरक्षण किया जा रहा हो। ये संकल्प है। आज इस पर हम खास तौर से चर्चा करेंगे। अब तक क्या कुछ हुआ, कहां कहां क्या कुछ हुआ, किस तरह से इसके खिलाफ आवाज उठी, किस तरह इसको लेकर के लोग संकल्पित हैं और लोग सरकार से उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ ऐसे कदम जरूर कड़े उठाए जाने चाहिए ताकि ऐसी गलती दोबारा करने से पहले 10 नहीं 100 बार कोई सोचे। आपको बता दें, इस वक्त खास तौर से हमारे साथ कई खास मेहमान हैं जो इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होंगे। हमारे साथ जुड़ रहे तेजिंदर सिंह सोढ़ी जो न्यूज़ 18 JKLH के सीनियर एडिटर हैं, और हमारे साथ कविंदर गुप्ता जुड़ रहे हैं जो फॉर्मर डेप्यूटी CM हैं जम्मू कश्मीर के। कुछ देर में हमारे साथ होंगे विनोद बंसल, नेशनल स्पोक्सपर्सन VHP। हमारे साथ होंगे बशारत बुखारी, PDP के सीनियर लीडर हैं और फॉर्मर लॉ मिनिस्टर हैं। जावेद हसन बेग जो सीनियर लीडर हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के और MLA हैं बारामूला से। हमारे साथ जुड़ेंगे ब्रिगेडियर धीमान, डिफेंस एक्सपर्ट। आप सभी लोगों का फिलहाल स्वागत करते हुए मैं सबसे पहले तेजिंदर जी आपके पास आना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि जरा हमारे जो दर्शक हैं उनको आप ये बताएं कि कल से लेकर आज तक जो बड़ी बड़ी जो चीजें, जो ब्रेक थ्रू इसमें है वो क्या है, चूंकि उम्मीदें काफी बड़ी हैं। संकल्प भारत का यह है कि आतंक का अंत होना है, कैसे होगा? देखिए विशाल, इस बारे में दो राय नहीं है कि आतंक का अंत होगा, और आतंक का अंत की शुरुआत जो है वो हो चुकी है। धारा 370 अगर आपको याद होगा जब हटाई गई थी तो कश्मीर के लोगों ने, कश्मीर के अवाम ने एक चैन की सांस ली थी। आप देखिए टूरिज्म इन्फ्लक्स कश्मीर में बढ़ चुका था। कश्मीरी जो लोकल पॉपुलेशन है वहां पर मेजॉरिटी वो लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड है। कश्मीरी जो टूरिस्ट वहां पर आते हैं उन लोगों की रोजी रोटी चलती है। कल जो आतंकी हमला हुआ वो आतंकी हमला, आतंकवादियों ने गोली सिर्फ टूरिस्ट को नहीं मारी है, वो गोली कश्मीरी आवाम की रोजी रोटी को मारी है, उनके पेट पे गोली मारी है। अब देखिए कितने टूरिस्ट जो है वो वापस जा रहे हैं। 90% से ज्यादा बुकिंग अक्रॉस कश्मीर वैली कैंसिल हो चुकी है। तो कश्मीरी इसीलिए इस चीज को प्रोटेस्ट करा। देखिए पाकिस्तान डे 1 से ये चाहता था कि कश्मीर घाटी में कत्लो गारत का सिलसिला जो है वो कायम रहे, कहीं ना कहीं से आतंकवादियों की घुसपैठ करा रहा था। इवन आज सुबह ही हमने खबर रिपोर्ट की कि कैसे उड़ी में एक घुसपैठ की कोशिश को सेना ने नाकामयाब किया, 2 आतंकवादी उसमें मारे गए। और ये गोला बारूद कहां से आ रहा है? पाकिस्तान से आ रहा है। कल जो आतंकवादी हमला होता है उसमें अभी तक जो जानकारी है 26 के करीब लोग जो हैं वो मारे जाते हैं। उन लोगों का मजहब पहले आइडेंटिफाई किया जाता है। ये जब पूरा आइडेंटिफाई हो जाता है कि वो हिंदू हैं, उन लोगों को मारा जाता है। उसमें एक कश्मीरी मुस्लिम भी मारा गया है। हालांकि बताया ये जा रहा है कि उस मुस्लिम ने, जो कश्मीरी लोकल है, उसने आतंकवादियों की बंदूक छीनने की कोशिश की। लेकिन अभी देखिए आधिकारिक जो स्टेटमेंट है वो नहीं आई है कि वहां पर पूरा इंसिडेंट जो क्या हुआ। लेकिन सोर्स में जो इंफॉर्मेशन आ रही है इसमें 4 आतंकवादी वहां पर वैसरन स्पॉट पे आए जहां पर जो टूरिस्ट थे, अलग अलग इलाकों से, देश के अलग अलग कोनों से टूरिस्ट आए थे। वहां पर कोई जंपिंग एंजॉय कर रहा था, कोई पोनी राइड एंजॉय कर रहा था। उनको आते ही आतंकवादियों ने पहले उनसे उनका मजहब पूछा, उनको कलमा पढ़ने के लिए कहा और उसके बाद उन पे अंधाधुंध गोलियां चला दी। आपने देखा जो हमारे पास
ऐसे विजुअल्स वहां से आए हैं जो हम अपने दर्शकों को दिखाना मुनासिब नहीं समझते, जहां पर लोगों को उनके सिर पे गोली मारी गई है, पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारी गई है। तो ये साफ दर्शाता है कि कितनी बर्बरता से उन आतंकवादियों ने लोगों को मारा है। दूसरा ग्रुप आतंकवादियों को जो था वो वहां पर से कुछ ही दूरी पे था, वहां पर वो एक प्रोटेक्शन दे रहा था इस ग्रुप को कि अगर कहीं से सेना या जम्मू कश्मीर पुलिस या कोई और सिक्योरिटी एजेंसीज आ जाते हैं तो वो इस ग्रुप को भगाने में या मदद करने में कामयाब हो। जी, कल आपको पता होगा कि देश के प्रधानमंत्री विदेश दौरे पे थे, उन्होंने वहीं से पहले होम मिनिस्टर के साथ बात की, उन्हें कश्मीर जाने के लिए कहा और कल ही देश के गृह मंत्री कश्मीर पहुंचे। उन्होंने एक हाई लेवल सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग की जिसमें जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला और बाकी कई लोग मौजूद थे। उसी मीटिंग का सिलसिला आज सुबह भी चलता रहा। आज सुबह होम मिनिस्टर मौका वारदात पे जाते हैं जहां पर ये आतंकी हमला होता है, फिर वो अनंतनाग के हॉस्पिटल में जाते हैं जहां पर वो जो इंजर्ड लोग जिनका इलाज चल रहा है उनसे मिलते हैं। और उसके बाद देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज, देखिए घटनाक्रम तो सब जानते हैं, लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज मैं कहना चाहूंगा, इस घटना ने पूरी दुनिया को ये दिखा दिया है कि चाहे वो कश्मीर का मुस्लिम हो, कश्मीर का हिंदू हो, कश्मीर का सिख हो या किसी भी मजहब का बाशिंदा हो, वो आतंकवाद के खिलाफ है। आप देख लीजिए बारामूला हो, सोपोर हो, अनंतनाग, शोपियां, कुलगाम, जितने भी कश्मीर के इलाके हैं, कॉमन कश्मीरी सड़क पे आके प्रोटेस्ट कर रहा है और वो प्रोटेस्ट किसके खिलाफ कर रहा है? आतंकवाद के खिलाफ कर रहा है। यही एक अच्छी बात इसमें सामने आई है। तेंदर जी, मैं कुछ और मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी इस्तकबाल करते हुए बातचीत जरा उनसे भी शुरू करता हूं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं जावेद हसन बेग जो सीनियर लीडर है नेशनल कॉन्फ्रेंस के और एमएलए भी है बारामूला से, अभी आप बारामूला का जिक्र भी कर रहे थे। और हमारे साथ कविंदर गुप्ता भी जुड़े हुए हैं, फॉर्मर डिप्टी सीएम, जेएंडके सीनियर लीडर बीजेपी। मैं आप दोनों का इस्तकबाल करता हूं। कविंदर जी, मैं आपसे जानना चाह रहा था कि जो सवाल उठे हैं और जो अपेक्षाएं अब हैं सरकार से, इन दोनों के बीच कैसे क्या कुछ होगा? और एक जो यहां पर पॉइंट को हाईलाइट किया यहां पर तेंदर जी ने कि जम्मू हो चाहे कश्मीर हो, हर हिस्से से, हर कोने से एकजुट होकर लोगों ने आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाई है। यहां तक कि मस्जिदों से भी ऐलान हुआ कि ये हमला बुज़दिलाना हमला है, हम इसको कंडेम करते हैं। कविंदर जी, देखिए, इस बात को मानना पड़ेगा, पिछले 10-11 वर्षों से, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, आतंकवाद हमारा विशेष कर उसको फोकस रहा है। उसी का परिणाम है कि आज जो कश्मीर में शांति व्यवस्था बनी है, लाल चौक जहां पर एक दहशत का मंजर था, वहां पर टूरिस्ट के रूप में वहां पर लोग आते जाते हैं। वहां पर हुर्रियत जैसे जो संगठन थे, अलगाववादी संगठन, जमायत इस्लामी जैसे संगठन, आज उनकी आवाज बंद है, सख्ती से निपटा गया है। रोजमर्रा के जो कश्मीर में बंद होते थे, जब कोई मिलिटेंट का जनाजा निकलता था तो लाखों की तादाद में लोग चल पड़ते थे, आज सभी उन पर लगाम लगी है। और ये उसी का परिणाम है कि पिछले 3 महीने में ये जो अभी करंट ईयर शुरू हुआ है, उसमें 5 लाख से ज्यादा जो टूरिस्ट कश्मीर में आया है। और इसके साथ ही इससे पहले आप जानते हो कि विदेशों से एक एडवाइजरी जारी होती थी कि कश्मीर में कोई विदेशी पर्यटक नहीं जाएगा। आज लगभग 1000 पर्यटक जो आंकड़े हैं सरकारी, उसमें वो लोग वहां पर गए हैं। तो इन सभी विषयों को लें तो सरकार की तरफ से और कश्मीर के लोगों की तरफ से भी एक महसूस किया जा रहा था कि पहले और अब में अंतर है, और इसको लोगों ने जाना भी है। डेवलपमेंट की जहां तक बात करें, लगातार कश्मीर को फोकस करके वहां पर ट्रेन पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, वहां पर मेडिकल कॉलेजेस, यहां पर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, एम्स, ताकि एक वहां पर हब बने। उसी का परिणाम है कि आज कश्मीर में एक अच्छा फोकस किया गया है, मानना। लेकिन कभी कभी जब इस प्रकार की घटनाएं हो जाती हैं तो दहशत का माहौल बनना स्वाभाविक बात है। टूरिस्ट में एक डर फैलाने की कोशिश की जा रही है। हाल आज भी हम जो दूसरे चैनल पाकिस्तान के देखते हैं तो वहां पर भी वो मोदी की सरकार की तारीफ करते हैं और जब कंपैरिजन करते हैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान की। लेकिन विडंबना है, आज भी कुछ लोग पाकिस्तान के साथ बात करने की हिमायत करें, ये जानते हुए कि वहां से सारी जो चीजें हैं वो हो रही हैं, तो उसके बाद ये गलत लगता है।
जब देश के खिलाफ कोई आवाज उठती है तो उसको खड़े रहना चाहिए। और मैं इसके साथ ये कहना चाहता हूं, कल का जो हादसा है बड़ा दुखद है, पूरा देश उनके साथ खड़ा है। कश्मीर भी चाहता है कि हमने जो पहले 35 साल यहां पर बुरी हालत देखी है उससे हम निकलें। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी हो चाहे गृह मंत्री जी हो, बड़ी सीरियसली इसको लिया है। कल शाम को ही वो यहां पर गृह मंत्री जी आ गए, यूनिफाइड कमांड की मीटिंग भी हुई होगी, उसके बाद प्रधानमंत्री जी भी अपना विदेशी दौरा छोड़ करके चले आए। तो निश्चय ही हम चाहते हैं कि पाकिस्तान को सबक सिखाना जरूरी है, लोगों की भी अपेक्षाएं हैं। तो मुझे लगता है कि इस संकट की घड़ी में सभी को देश के साथ खड़ा होना चाहिए, ना कि यहां पर राजनीति करनी चाहिए। बिल्कुल। अब मैं रुक करूंगा, हमारे साथ जावेद हसन बेग साहब जुड़ चुके हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर हैं, एमएलए हैं। जावेद साहब, क्या आप महसूस करते हैं, आपने क्या देखा जम्मू कश्मीर में? कभी कश्मीर में ज्यादा, कभी जम्मू में ज्यादा, जो स्ट्रैटेजी भी आतंकियों की बदली जाती रही, लेकिन कुछ तो बदला है, फिजा बदली है, माहौल बदला है। और आप देखिए कि हर तरफ से इसके विरोध में आवाज उठ रही है, जैसा अभी तेजिंदर सिंह सोढी जी ने बताया था। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अब क्या आतंकवाद के खिलाफ जो एक कह सकते हैं कि फैसला कुन जो जंग या जो लड़ाई होगी, क्या उसमें और ज्यादा ताकत मिलेगी इन बदले हुए हालात में? सबसे पहले मैं वो जो फैमिलीज हैं जिनके चश्म चिराग बदकिस्मती से दहशतगर्दी का शिकार हो गए जी, वो यहाँ हमारे मेहमान थे, हमारी फैमिली का हिस्सा थे। उन पर जो ये हमला हुआ है, हम इसकी सिर्फ मजम्मत नहीं करते, हम एक वादा भी करते हैं, एक कमिटमेंट भी करते हैं उन फैमिलीज के साथ कि जो ये दहशतगर्दों ने 150 करोड़ के मुल्क की सालमियत पे हमला किया है, और मैं ये समझता हूँ कि दिस फार एंड नो फर्दर, ये आज का जो ये ब्लंडर पाकिस्तान ने करवाया है या किया है, बराह रास्त बिलवास्ता जिस तरीके से भी वो उनकी इन्वॉल्वमेंट है, ये उनका तारीख का सबसे बड़ा ब्लंडर साबित होगा। और मेरे मार्क माय वर्ड्स, ये आप रिकॉर्ड पे रख लेना कि ये उनके जो उन्होंने गलतियां आज तक की हैं उसमें सबसे बड़ी गलती ये है। बहरहाल जो नुकसान हमारा होना था सो हो गया, इस पे जितना भी दुख और अफसोस किया जाए वो कम है। हम यकीन दिलाते हैं पूरे मुल्क के लोगों को, बिला लिहाज मजहब, मिलत, रंग और नस्ल, जम्मू कश्मीर के लोग भी अपने फोर्सेस के साथ उसी तरह खड़ा होंगे जिस तरह मुल्क के बाकी लोग उनके साथ खड़ा होंगे। मुल्क के प्राइम मिनिस्टर साहब जो भी फैसला करेंगे पाकिस्तान के हवाले से, टेररिस्ट के हवाले से, जम्मू कश्मीर के लोग बिला मजहब, मिलत सब एक जुट होके उनका इसमें उनका साथ देंगे। और हम ये समझते हैं कि ये जो 1000 साल का हमको ब्लीड करने का उनका फैसला था, अब आइंदा के लिए इसको खत्म होना चाहिए। इसमें इस वक्त एक इंटरनेशनल लेवल पर पब्लिक ओपिनियन हमारे साथ इसलिए है कि वो जानते हैं कि हिंदुस्तान हक पे है, और वो ये भी जानते हैं कि पाकिस्तान एपी सेंटर रहा है टेररिज्म का। दूसरी बात यह है कि वो ये भी जानते हैं कि जितना बर्दाश्त हिंदुस्तान कर सकता था, हमारा मुल्क कर सकता था, उतना उसने बर्दाश्त किया है। तीसरा, वो ये भी जानते हैं कि जितनी कुर्बानियां जम्मू कश्मीर के लोग दे सकते थे उतनी कुर्बानियां वो दे चुके, और 1947 के बाद पहली बार आज जम्मू और कश्मीर के लोग अब इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि दिस फार एंड नो फर्दर। अब हम सड़कों पर आएंगे, हम अपनी फोर्सेस का साथ देंगे, और जिस जगह भी हमारी जिस तरह से जरूरत होगी हम उस तरह से खड़े होंगे, और दहशतगर्दों को और उन सारी ताकतों को जो दहशतगर्दों की पुष्टपनाही कर रहे हैं उनको तारीख में एक ऐसा सबक मिलना चाहिए, और एक ऐसा सबक वो सीखने चाहिए कि आइंदा हमारे मुल्क की तरफ या हमारे मुल्क के किसी शहरी की तरफ या हमारे फोर्स की तरफ से की तरफ उंगली उठाने से पहले वो 10 बार सोचे। हम इसमें अगर इस सारे अंधेरे में अगर कोई एक किरण उजाले की है वो ये है कि आज सारा हिंदुस्तान, सारे का सारा हिंदुस्तान एक पेज पर है, बिला मजहब, मिलत, रंग और नस्ल। हम इस चीज के लिए तैयार हैं कि दुनिया की कोई भी ताकत अब हमको रोक नहीं सकती है। हमारे वो इख्तियारात जो अपनी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के लिए, अपनी सवरेनिटी के लिए, अपने शहरियों की हिफाजत के लिए, अपने मुल्क की सालमियत के लिए जो भी कदम अब ये मुल्क उठाएगा, इनके पास उसका इखलाकी हक भी है, उसका सियासी जवाब भी है, और उसका जिग्राफियाई जवाब भी है। और अब इस टू नेशंस थ्योरी को दफन करने का वक्त आ चुका है, अब इसको दफन हो जाना चाहिए।
चलिए, तो जावेद हसन बेग साहब ने भी बहुत अहम बातें यहाँ कही हैं और हमारे साथ एक खास मेहमान और जुड़ चुके हैं, बशारत बुखारी, जो पीडीपी के सीनियर लीडर भी हैं और फॉर्मर लॉ मिनिस्टर हैं। बशारत बुखारी साहब, कैसे देखते हैं आप जो कुछ कल से लेके आज तक कई तरह की चीजें हमने देखी, कई ऐसे नज़ारे देखे, कई ऐसे विजुअल्स देखे जो बिल्कुल बेचैन कर देते हैं। मासूम जाने चली गई हैं, जो वहां घूमने आए थे, सैरो तफरीह के लिए आए थे, कश्मीर की कसीदे पढ़ते थे। जब मीडिया वाले पूछते थे कश्मीर कैसा लगा, तारीफ करने के उनके पास अल्फाज नहीं होते थे। वो खुद कहते थे ब्रांड एम्बेसडर बनकर के कि हम लोगों से अपील करते हैं कि आइए कश्मीर घूमने आइए। तो जो बंदा वहां ये कह रहा हो कि आइए कश्मीर घूमने आइए, कश्मीर बहुत खूबसूरत है, आज क्या हालात बदल रहे हैं। कितना झटका लगा है इसे, इस कल्चर को कितना झटका लगा है, इस इकोनॉमी को कितना झटका लगा है, इस यकीन को कितना झटका लगा है, कैसे इसकी भरपाई होगी बशारत साहब? जैसे आप फरमा रहे हैं कि उनके पास तारीफ करने के अल्फाज नहीं होते थे, और एग्जैक्टली आज हमारे पास अल्फाज ही नहीं है। और कोशिश रहती है हमारी, सुबह से ये कोशिश रही कि इसमें कोई सियासत नहीं आ जाए, क्योंकि हर दिल, हर रूह अफसुर्दा है, हर रूह जख्मी है। और जिस तरह से कल के वाकयात हुए, जिस तरह से वहां पे लोग रो रहे थे, बिलक रहे थे, देखा नहीं गया ये सारा समा। आज कोई इकोनॉमी की बात भी नहीं, आज किसी चीज की बात नहीं है। बल्कि मैं आपको इस चीज से शुरुआत करूंगा कि आज हमने एक अपने पार्टी ऑफिस से घंटाघर लालचौक तक एक प्रोटेस्ट मार्च निकाला खामोशी के साथ, और फिर हमारी सदर महबूबा जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी। उसमें उन्होंने एक खास बात कह दी, जो उसका मगज है इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस का, वो ये है, उन्होंने ये कहा कि आज मैं पूरे मुल्क के अवाम और पूरे आलम इंसानियत से शर्मिंदा होकर माफी मांग रही हूँ कि ये इस सरजमीन पर इस तरह का सानिया हुआ। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वल्लाह कोई लफ्ज भी नहीं मिल रहे कि किस तरह से इसकी नुक्तेचीनी क्या, इसको कड़े अल्फाज में इसके खिलाफ बोला जाए। इवन सारी लुगत मालूम होके भी इंसान लफ्ज ढूंढ रहा है कि मैं क्या बोलूं, क्योंकि ये नहीं हम 35 साल से देख रहे हैं ये जनाब। कौन घर नहीं जिसने ये नहीं देखा है। लेकिन अब जो आते हैं बेचारे घूमने के लिए आए, और वो मौज मस्ती करने के लिए आए, छुट्टी लेके आए, शायद पैसे जुटाकर भी आए होंगे कुछ लोग, और बैठे थे अपनी फैमिलीज के साथ, खाना खा रहे थे, और अचानक इस तरह का हादसा होना, सानिया होना, ये मतलब बर्दाश्त से बाहर चीज है। मतलब मैं आपको इतना बता सकता हूँ। बाकी मेरे पास आज अल्फाज ही नहीं है कि क्या कहा जाए, कैसे कहा जाए। अभी मुश्किल मामला है। जावेद साहब कह रहे थे कि पाकिस्तान ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। ये 150 करोड़, तकरीबन 150 करोड़ की आबादी वाले मुल्क के सालमियत पर उसने सवाल उठा दिया है, उसको झटका पहुंचाया है, धचका दिया है। क्या ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज गया है इस बार, जो देखा जा रहा है कि अक्रॉस रिलीजन, अक्रॉस द एरिया, अक्रॉस द कल्चर, सब लोग सड़कों पर है। कोई कैंडल मार्च निकाल रहा है, कोई विरोध प्रदर्शन कर रहा है, मुजाहरे कर रहा है। क्या इस बार जो आतंकवाद को जवाब मिलना चाहिए वो जबरदस्त जवाब है समाजी माशरी तौर पर? देखिए, एज समाज हमने अपना फर्ज निभाया, किसी पे एहसान नहीं किया। कि जैसे लोग कल, कोई घर नहीं है जो कल से परेशान नहीं है, कोई पराकंद नहीं है या मायूस नहीं है। आज आपने देखे दुकानें भी बंद थी, रेडियो वाले बंद थे, सिर्फ टाउन्स और सिटीज में नहीं बल्कि गांव देहात में भी। लेकिन मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपसे भी कई बार बात हुई डिस्कशंस में, या आपके सरदार साहब है हमारे छोटे भाई, इनसे भी बात हुई, आपके दूसरे जो अबू हुरैरा साहब, उनसे भी बात हुई। मैंने हमेशा एक बात कही है कि जब भी इस तरह तो बड़ा सानिया तो अल्लाह बचाए आगे भी ना हो, छोटा सानिया कोई ना हो। मैंने अक्सर ये बात कही है, मैंने कहा ठीक है, आप ये कहेंगे कि ऐसा हो गया, हम इनको छोड़ेंगे नहीं, जिन्होंने किया वो ठीक है, दैट्स ओके। बट मैं ये कहता हूं कि इस तरह के हालात हो जाने चाहिए। वो जानती है मरकजी सरकार जाने कैसे है, कि ऐसे होने चाहिए कि इस तरह के साने आइंदा ना हो। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है इसमें, जो बहुत मैं एहतरामर कहता हूं, क्योंकि दिल नहीं मानता कहना, लेकिन कहूंगा, वो ये कि ये भी देखना लाजमी है कि ये कोताही सरजद क्यों हुई, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा मतलब इनको ऐसा मौका क्यों मिला करने का, कहां कोताही हुई, इसको भी जूझना और देखना बहुत जरूरी है। तेंदर जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। 2-3 चीजें यहां से उठ रही हैं। एक तो जो अभी जावेद साहब ने कहा कि तकरीबन 150 करोड़ की आबादी वाले मुल्क के सालिमियत पर ये जो है धचका है, और पाकिस्तान ने इसमें बहुत बड़ी गलती कर दी है। ऐसे बहुत बड़ा एक मैसेज है। दूसरा,
कविंदर जी ने भी ये बात को माना कि जो मोदी सरकार या नरेंद्र मोदी की हुकूमत जो चाहती थी कि कश्मीर के लोगों में ये फीलिंग को और मजबूत कर दिया जाए कश्मीरियत का और देश से जुड़े होने का, वो भी काफी बेहतर हुआ, इसीलिए शायद ऐसे हालात देखने को मिल रहे हैं। तो क्या ये सही मानों में एक जमीनी हालात हैं जो दुश्मन को ये एहसास करा रहे हैं कि अब बहुत हो गया? दूसरा, मैं इस पे एक सवाल जोड़ना चाहूंगा कि एक तरफ तो हमने पहलगाम देखा, फिर हम साथ ही साथ उसी आसपास हम उरी भी देख रहे हैं और कुलगाम भी देख रहे हैं। देखिए विशाल, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम तो बात कर रहे हैं कि पूरा कश्मीर जो है वो आज बाहर आया है, प्रोटेस्ट कर रहा है, लेकिन अब वे फॉरवर्ड क्या? देखिए, हम जो कश्मीरी हैं हमें एक रिजॉल्व करना चाहिए कि आतंकवाद को सपोर्ट नहीं किया जाएगा। जिस घर से अगर कोई आतंकवादी निकलता है उस घर का पूरी तरह से उस घर को उसका बहिष्कार होना चाहिए। जिस घर में OGW जो आतंकवादियों का साथ देता है उस घर के साथ किसी कश्मीरी को कोई रिश्ता नहीं रखना चाहिए। जब हम उन लोगों को सोसाइटी से पूरा अलग कर देंगे जो आतंकवाद को सपोर्ट कर रहे हैं, जिस घर से आतंकवादी निकलते हैं, जब तक सोसाइटी एज अ लार्ज उन लोगों को ये मैसेज नहीं देगी कि अगर आपने घर से आपके आतंकवादी हैं, अगर आपसे घर से आतंकवादी सपोर्टर हैं, अगर आपके घर से OGW निकलेंगे तो हम आपके साथ कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। जब लोगों को इस बात का एहसास हो जाएगा कि हमें पूरी सोसाइटी से, कश्मीरी सोसाइटी से अलग कर दिया जाएगा, तब आप देखिए लोग सही रास्ते पे आ जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली आप देखिए कश्मीर में होता क्या है कि आज हम लोग तो प्रोटेस्ट करने के लिए निकले हैं, लेकिन कल अगर एक आतंकवादी मारा जाता है उस आतंकवादी के लिए भी हम लोग बाहर आ जाते हैं, उस आतंकवादी के लिए भी वहां पर उसके जनाजे में हजारों की भीड़ में लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो हमें एक स्टैंड लेना होगा, या तो हम आतंकवाद के खिलाफ हैं या तो हम आतंकवाद के सपोर्टर हैं। ये ड्यूअल स्टैंड जो हम लोग लेते हैं, अनफॉर्चुनेटली आप देखिए पिछले 70 साल से कश्मीर की प्रॉब्लम क्या है? कश्मीर की प्रॉब्लम यही है कि हम आतंकवाद को कंडेम भी करते हैं और जब आतंकवादी मारा जाता है क्योंकि हमारी रिश्तेदारी है या हम सपोर्ट करते हैं, तो एक हमें डिसीजन लेना पड़ेगा इस चीज को परमानेंटली ये सोचना है कि अगर किसी घर से जब आप देख लीजिए, अगर कोई इंसान ये उसको पता चल जाएगा कि मेरी फैमिली, मेरे मरने के बाद मेरी फैमिली का बहिष्कार हो जाएगा, तो वो 10 बार ये सोचेगा वेपन उठाने से पहले कि मैं वेपन उठाऊं या ना उठाऊं। बाकी रही बात, देखिए जो टूरिस्ट मारे गए हैं, देखिए कश्मीर में पहले भी हर एक प्रोग्राम में ये बात कर रहा हूं, जब भी कोई एंकर मेरे से बात कर रहा है तो मैंने एक चीज कही है, ये जो आतंकवादी हमला हुआ है, ये आतंकवादी हमला सिर्फ टूरिस्ट पे नहीं है, ये आतंकवादी हमला कश्मीरियों पे भी है, क्योंकि कश्मीरियों की रोजी रोटी जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लाखों कश्मीरियों की रोजी रोटी जो है वो टूरिज्म सेक्टर से जुड़ी हुई है। आज जब टूरिस्ट वापस जा रहा है तो उस एक कश्मीरी का सोचिए जिसने एक गाड़ी किश्तों पे ली हुई है, ये सोच के कि मेरा टूरिस्ट सीजन जो है वो अच्छा निकलेगा और मैं गाड़ियों की किस्त दे पाऊंगा, उस कश्मीरी के बारे में सोचिए जिसने अपना सामान बना के रखा हुआ है, ये सोच के कि टूरिज्म सीजन अच्छा निकलेगा, मेरा सामान बिकेगा और मैं अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोच पाऊंगा। तो ये आतंकवादी हमला जो है, ये कश्मीरियों को जब हम लोग ये रियलाइज करेंगे, ये आतंकवादी हमला आउटसाइडर्स पे नहीं है, ये इनसाइडर्स पे है, कश्मीरियों पे ये हमला है। आज जो बेरोजगार लोग हो जाएंगे वो कौन हुए हैं? पहलगाम में आप देखिए, जहां पर लोगों के खड़े होने की जगह नहीं मिल रही थी 24 घंटे पहले, जहां पर मेला लगा हुआ था, दुकानों पे रश इतना था, आज वो पहलगाम ऐसा लग रहा है कि कब्रिस्तान बना हुआ है, वहां पर आपको एक भी टूरिस्ट नहीं मिलेगा। नुकसान किसका हुआ? कश्मीरियों का हुआ। तो पूरी कश्मीरी पॉपुलेशन को ये तहिया करना चाहिए कि जब कोई गन उठाएगा हम उसके साथ नहीं हैं। आप देखिए ये जो नॉर्मलसी है खुद ब खुद आ जाएगी। जी विशाल जी, हमारे साथ मैं इस पर रिएक्शन लूंगा। बाकी मेहमानों कल के फिलहाल ब्रिगेडियर धीमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। ब्रिगेडियर धीमान, आपका बहुत इस्तकबाल है, स्वागत है न्यूज़ 18 JKLH में, यानी जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। कल से जो कुछ आज तक हुआ है, कहानी सबको पता है, पूरी दास्तां गमनाक है आंखें। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि किस स्टेज पर है भारत, कहां हम खड़े हैं, हमें आगे कितना जाना है, पीछे कितना जाना है? देखिए, यहाँ पे मैं 2 बातें कहना चाहूंगा, थोड़ा सा समय दीजिएगा मेरे को। ये अभी तक मेरा जो असेसमेंट है, ये सारा का सारा जो वाकया है, ये इस वक्त जो जम्मू के अंदर जो ऑपरेशंस चल रहे हैं, इस वक्त 8 डिस्ट्रिक्ट्स में ऑपरेशन चल रहे हैं, तो ये वाली घटना जो है उसके साथ मेल नहीं खाती बिल्कुल भी।
और वो अगर आप चाहें तो मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं, क्योंकि ये जो जम्मू के अंदर हमले हुए हैं इसकी इंटेलिजेंस हमें मिल गई थी शायद 9 मार्च को, जब होम सेक्रेटरी जम्मू में आते हैं, क्या मीटिंगों में पता नहीं लगता, वो होम सेक्रेटरी 16 मार्च को दोबारा आते हैं, हाई लेवल मीटिंग होती है, और इसके अंदर उसके बाद जितनी भी आर्मी पुलिस के सोशल फंक्शन है वो कैंसिल हो जाते हैं, और सारे की सारी जम्मू से लखनपुर तक टोटल एरिया डोमिनेशन शुरू हो जाती है, पेट्रोलिंग, इवन टैंक्स का इस्तेमाल किया जाता है, और वो उसके बाद हमला, क्योंकि इंटेलिजेंस पुख्ता थी, और वो हमने देखा 23 तारीख को वो हमला शुरू होता है सान्याल फॉरेस्ट हीरानगर से, और वो चला आ रहा है। इसमें 90% जो लोग हैं वो सियोज धार को क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, वो भद्रवाह के एरिया में नहीं पहुंच पा रहे हैं। अभी तक सिर्फ उनमें से हमने एक ही इंसिडेंट देखा है जो छतरू में हुआ था, और वहां पे भी ये सैफुल्ला जो मारा गया, सैफुल्ला जो इसका मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, जो तराल फॉरेस्ट से आता था, तो ये उनका जो तराल फॉरेस्ट है उनका फर्म बेस था। तो ये सडनली ये जो 4-6 बंदे कहां से आ गए, और इनका टैक्टिक्स पूरा डिफरेंट है। कौन है ये सैफुल्ला के ऊपर 5 लाख रुपए का इनाम था, उसके साथ में दूसरा साथी उसका पारा, और एक साथी, 3 साथी थे, तीनों मारे गए थे, एलिमिनेट कर दिए गए थे कोई 10 दिन पहले, या व्हाटएवर डेट मुझे ठीक से याद नहीं है। तो ये वाला इंसिडेंट जो है, ये इसकी टाइमिंग्स देखिए, टाइमिंग क्या है, अमेरिका के उपराष्ट्रपति आपके कंट्री में है $500 बिलियन लेकर के, आपके प्रधानमंत्री जेडा में है $100 ऑफ बिलियन लेकर के, और ये जो सारा डॉलर्स इंडिया में आने वाला है इन्वेस्टमेंट, ये कहां से शिफ्ट हो रहा है, ये सप्लाई मैनेजमेंट चेन जो है चाइना से शिफ्ट हो रही है। अब चाइना को तकलीफ हो रही है, चाइना को अगर ये सारा कुछ आ जाता है तो चाइना के लिए ये ठीक नहीं है, तो उन्होंने पाकिस्तान को बोला कि आप ऐसा इंसिडेंट कराइए कि जम्मू कश्मीर में जाइए, वहां पे टूरिस्ट को अटैक करिए। एक बात याद रखिएगा, आज तक पिछले 35-40 साल की हिस्ट्री में टूरिस्ट के ऊपर कभी अटैक नहीं हुआ है। टारगेटेड किलिंग जरूर हुई है, माइग्रेंट वर्कर्स के ऊपर हुई है, पर टूरिस्ट के ऊपर कभी अटैक नहीं हुआ है। ये छोटी साहब विल बेयर मी आउट। तो इसलिए ये एक सोची साजिश है बहुत ऊंची जगह से, जो बैकफायर कर गई है। अब जहां पे इंटरनेशनल लेवल का सवाल है, वहां पे आज हमें जर्मनी हमारे साथ खड़ा है, फ्रांस हमारे साथ है, यूके हमारे साथ है, रशिया हमारे साथ है, इवन चाइना ने हमें हमारे साथ देने का साथ दिया है, अमेरिका हमारे साथ है, सऊदी अरेबिया हमारे साथ है, तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब तक जहां तक ग्राउंड की बात है, वहां पे जो आपके छोटी साहब ने बताया कि वो लोगों की रोजी रोटी के ऊपर लात मारी है उन्होंने, और वो उनके अगेंस्ट हो चुके हैं। और अगर आपको पता हो, इस वक्त जम्मू डिवीजन में और कश्मीर डिवीजन में मिलकर के लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं। आज बंद था पूरी स्टेट के अंदर, जगह जगह धरने, प्रदर्शन, और उसका मस्जिदों से अटैक हो रहा है, मस्जिदों से ऐलान हो रहा है कि ये जो वो है अन इस्लामिक है। तो इसका मतलब अब कश्मीर के जो लोग हैं वो समझ गए हैं, और वो जम्मू वाले उनके साथ खड़े हैं, वो समझ गए हैं कि पाकिस्तान हमें धर्म के नाम पे पिछले 35-40 साल से बरगला रहा था, और उन्होंने देखा है। मैंने खुद जाके बात की है यूथ के साथ, वो साफ कहते हैं, मैं पार्डर एरिया में था, दूर दराज का इलाका है, कहते हैं सर हमारे पास इंटरनेट है, हमारे पास टेलीविजन है, हम देख रहे हैं इंडिया कहां जा रहा है, और हम देख रहे हैं पाकिस्तान कहां जा रहा है, और हम समझ रहे हैं इनकी जो चाल क्या है। और अगर मैं बुरहान वानी का केस को फॉलो करूं तो मेरी लाइफ जो है वो 3 हफ्ते या 3 महीने मैक्सिमम है, मैं एलिमिनेट कर दिया जाऊंगा सिक्योरिटी फोर्सेस से। और अगर मैं ये, और साथ मेरे जो भाई बंधु हैं एनआईए वाले जाके उनकी प्रॉपर्टीज वगैरह वगैरह करेंगे। इसलिए बढ़िया यही है कि हम पीस और खुशहाली और जो पीस का एरिया जो भारत में चल रहा है उसका हिस्सा बने, और अपनी लाइफ को बेटर बनाएं, रादर देन पाकिस्तान के बहकावे में आकर के अपने आप को, अपना बेड़ा गर्क करें, अपना फ्यूचर बर्बाद करें। तो ये यूथ सोच रहा है। तो इस किस्म की जो बातें हो रही हैं, और जम्मू के लोग भी पूरा का पूरा साथ दे रहे हैं कश्मीर के लोगों का। आज जम्मू में जगह जगह सारी सड़कें, नाके लगे हुए थे, सब बंद था, कहीं पे मूवमेंट अलाउड नहीं थी, कोई एस्टैब्लिशमेंट काम नहीं कर रही थी। ये भी एक बहुत बड़ी पॉजिटिव अचीवमेंट है इसके अंदर से। जी मैं आना चाहूंगा पर डॉक्टर कविंदर गुप्ता साहब आपके पास आना चाहता हूं। ब्रिगेडियर धीमान के अपने कुछ जो बातें हैं, जो आपने सुना, जो इनके तजुर्बात हैं, जो इनके ऑब्जर्वेशंस हैं, मैं उस पर कुछ टिप्पणी चाहूंगा आपसे। कविंदर जी। देखिए, बिल्कुल सही बात है, हम एक लेमैन के रूप में बात करते हैं, लेकिन जो ब्रिगेडियर धीमान हैं डिफेंस एक्सपर्ट हैं, और इन्होंने सभी इलाके देखे हैं, उनकी जानकारी है, तो बहुत सी चीज़ें मुझे लगता है कि जब ये
पूरा उस फोर फ्रंट पर होकर के लड़ते हैं और इन्होंने उन इलाकों में काम किया है, तो इनको इस बारे में जानकारी है। मैं इनके साथ बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि जहाँ जहाँ भी कोई इस प्रकार का एडवाइज़र या दूसरा रहता है तो हमें वाकई में ही कोई चीज़ों की जानकारी रहती है। अदरवाइज़ हम तो सोसाइटी में रह करके लोगों से जानकारी ले सकते हैं, दूसरी लेते हैं। और पाकिस्तान का किस प्रकार का रवैया रहा है हमारे देश के प्रति, उन्होंने खूब तरीके से बताया है। तो बिल्कुल जहाँ भी जो मीटिंग्स हैं वो इसीलिए बुलाई जाती हैं, जो यूनिफाइड कमांड की, उसमें सभी तरह की फोर्सेस रहती हैं, सभी तरह की एजेंसीज रहती हैं। जानकारी मिलने के बाद ही उसी प्रकार से रणनीति बनती है और एक्शन लिया जाता है। तो मेरा ये मानना है कर्नल धिमन ने जो कहा है वो बिल्कुल एक्सपर्ट के नाते एक अच्छी सही बात कही। जी तेंदुल जी, मैं एक छोटी टिप्पणी आपकी भी चाहूंगा इस पर कि कर्नल धीमान जो ब्रिगेडियर धीमान जो बात कह रहे हैं कि ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि पड़ोसी, बल्कि जो उनका इशारा है कि एक बड़े अंतरराष्ट्रीय साजिश का हिस्सा है, जो मैं समझ पा रहा हूं। आपकी टिप्पणी इस पर? देखिए विशाल, बिल्कुल सही है। ब्रिगेडियर धीमन साहब ने अपनी लाइफ टाइम का बहुत ही बड़ा हिस्सा डिफेंस फोर्सेस में, आर्मी में सर्व किया है, एंड ही नोज इट मच बेटर। देखिए जो हमारे पास आज सुबह से इनपुट, इकोनॉमी हमारी आगे बढ़ रही है। कविंदर जी, मैं आपकी बात पूरी सुन लिया मैंने, और मैं अभी जी तेजेंद्र जी से बात कर रहा हूँ। जी हाँ तेजेंद्र जी बोले। तो ये जो आतंकी हमला है, इसमें बिल्कुल जो हमास ने इजराइल पे हमला किया था 7 अक्टूबर 2023 को, उसकी रिफ्लेक्शन नजर आती है। पूरा उसका रेप्लिका है। अगर आपको याद होगा, जब हमास ने इजराइल पे हमला किया था तो टूरिस्ट को भी टारगेट बनाया था वहां पर। तो ये जिस तरह का ये प्लानिंग की गई है, देखिए कई जगह पर इसे कंपेयर किया जाता है पुलवामा आतंकी हमले के साथ या चिट्ठी सिंहपुरा हमले के साथ। देखिए वो दोनों हमले जो थे, या तीनों हमलों की बात करें, वो अलग थे। पुलवामा में एक आतंकवादी अपने गाड़ी में RDX भरता है और CRPF गाड़ी पे हमला कर देता है, जिसमें 40 से ज्यादा CRPF के जवान शहीद हो जाते हैं। चिट्ठी सिंहपुरा में आतंकवादी एक मजहब के लोगों को लाइन में खड़ा करके गोली मार देते हैं। लेकिन ये वाला जो हमला हुआ है, इसकी प्लानिंग, इसकी एग्जीक्यूशन एक बड़े लेवल पे की गई है। देखिए जिस तरह से इजराइल पे हमला हमास ने किया, और साथ में आप डॉट्स कनेक्ट कीजिए। कुछ ही हफ्ते पहले हमास जो है एक रैली करता है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, जिसमें हमास के आतंकवादी खुली जीपों में, पाकिस्तान में जो आतंकवादी लीडर्स हैं उनके साथ खुली जीप में घूमते हैं। वहां पर वो सो कॉल्ड कश्मीर की आजादी के लिए वहां पर जंग जो है, सो कॉल्ड उनका जिहाद है, उसको जारी रखने की बात करते हैं। और उसके कुछ ही हफ्तों बाद ये आतंकी हमला हो जाता है। कुछ दिन पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिफ मुनीर जो हैं, वो स्टेटमेंट देते हैं कि कश्मीर जो है वो जगलर वेन है, हिंदुओं के बारे में वो नफरत फैलाते हैं वहां पर। उसके बाद क्या होता है, कल हिंदुओं को आइडेंटिफाई करके, देखिए न्यूज 18 JKLH के पास इस घटना की FIR कॉपी भी है, और उस FIR कॉपी पे बिल्कुल साफ लिखा हुआ है कि लोगों को आतंकवादियों ने कहा पहले कलमा पढ़ें। देखिए ये मैं खुद से नहीं कह रहा, ये FIR की कॉपी बता रही है कि आप पहले कलमा पढ़ें। जो लोग कलमा नहीं पढ़ पाए उनको गोली मार दी गई, और अगर कोई किसी को थोड़ा बहुत कलमा आता था, वो कलमा पढ़ लिया उसने, तो उसकी पैंट उतार के चेक किया गया कि वो मुस्लिम है या नहीं है। अगर वो नहीं था तो उसे गोली मार दी गई। तो ये FIR की कॉपी, ये एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। पुलिस ने जो FIR दर्ज की है उसमें ये जिक्र हुआ है। तो आप ये बताएं कि कहां पर ये जो है एक छोटा आतंकवादी हमला है, ये एक वेल प्लान्ड, वेल एग्जीक्यूटेड हमला है। और ये बिल्कुल एक, जब पहले क्या होता था जम्मू कश्मीर में, हमने देखा है कि आउटसाइडर, जो सो कॉल्ड आउटसाइडर जिन्हें कहा जाता है, माइग्रेंट लेबरर हो गए या कोई टूरिस्ट, एक आधे को कहीं मार दिया जाता था, गोलगप्पे वाले को मार दिया जाता था, वो दहशत फैलाने के लिए किया जाता था। लेकिन जो कल का आतंकी हमला है ये भारत पे, जी जो कल का आतंकी हमला है ये भारत के सोशल कम्युनल फैब्रिक पे एक जंग है। इसको आप आतंकी हमला ना कहें, जिस तरह ब्रिगेडियर धीमन बता रहे थे। ये आतंकवादियों द्वारा, जो आतंकवादी पाकिस्तान से, जिन्हें पनाह हासिल है, पाकिस्तान से ट्रेनिंग हासिल है, और जो इंफॉर्मेशन ये मिली है कि इसमें 2 आतंकवादी तो पाकिस्तानी थे। तो ये एक जंग है, इसे आप सिर्फ एक छोटा सा आतंकवादी हमला ना समझें। जी
जी बिल्कुल। मैं इस पे ब्रिगेडियर धीमान के पास आऊंगा, लेकिन पहले मैं रुख करता हूं जावेद हसन बेग साहब का। जावेद साहब, जो बातें हो रही हैं कि इसके बहुत सारे मतलब इसको नेगेटिव टर्म में मैं कह रहा हूं कि स्टेक होल्डर्स हैं। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सरहद के उस पार, बल्कि और भी कुछ ऐसी ताकतें हैं जो शायद ये चाहती हैं कि यहाँ पर जो है जम्मू कश्मीर का जो खित्ता है वो उसमें अमन अमान ना रहे, उसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती रहे। चूंकि अभी बहुत सारे इंटरनेशनल जो अभी इवेंट्स हैं या उसकी जो जिक्र अभी किया गया, जैसे जेड इवेंट्स यहाँ आए हुए थे, खुद वजीर आजम प्रधानमंत्री जो वो जद्दा गए हुए थे, तो इन सब चीज़ों को आप किस तरह से देखते हैं? क्या वाकई एक बड़े प्लॉट का हिस्सा है, और क्या ये वाकई सिर्फ और सिर्फ एक आतंकवादी घटना ना होकर के ये एक चीज सामने आ रही है जो अभी तेंदे जी बता रहे हैं? आप मेरी स्टेटमेंट को पूरा होने दीजिएगा प्लीज। बिल्कुल बोलें। पहली बात यह है कि देखें, हमारा जो सबसे बड़ा इस वक्त मसला है, वो हमारा मसला, सबसे बड़ा मसला हमारा चीन है। हिंदुस्तान, हमारे मुल्क का अगर किसी के साथ वाकई मुकाबला है एशिया में तो वो चीन के साथ है। अब चीन के नेबरहुड में, हमारे नेबरहुड में देखें, एक इंतहाई होस्टाइल किस्म का एक कल्चर बसता है जिसे पाकिस्तान कहते हैं। एक इंतहाई अनप्रिडिक्टेबल, अनरिलायबल और होस्टाइल समाज वहाँ का, और वहाँ का वो जो जहादी कल्चर है उसको भी आप अंडरस्टैंड करते हैं। फिर अफगानिस्तान आ जाता है, फिर ईरान आ जाता है, फिर जब आप यहाँ चले जाते हैं तो बांग्लादेश है, चिकन नेक है, फिर हमारे बहुत सारे और ऐसे हमसाए हैं जो आपको जाहिरी तौर तो ये बताते हैं कि हम आपके दोस्त हैं, लेकिन हकीकत में वो हमारे मुल्क की तरक्की और इसकी जो इसका विकार बढ़ रहा है उसको उनको हजम नहीं होता। तो हमारा मुल्क इस वक्त बहुत सारे महाजों पे बरसरे पैकार है। आप समझेंगे जब मैं बरसरे पैकार कहता हूं तो कई ऐसे दुश्मन हैं जो आपको दिखाई देते हैं और कई ऐसे दुश्मन हैं जो आपको दिखाई नहीं देते। अब इसमें मैं 3 नुक्ते आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं। इसमें पहला नुक्ता यह है कि हम जो ये घिरे हुए हैं ऐसे दोस्तों और ऐसे दुश्मनों में, कि दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, किसी जगह पहचान है, किसी जगह पहचान नहीं है। इनका मुकाबला करने के लिए ये जरूरी है कि कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक और पूरे मुल्क की जितना हमारी जोग्राफियाई टेरिटोरियल जो है, इसके अंदर जितनी कौमें और जितने लोग और जितने मज़ाहिब के लोग हैं, इन सबको एक पेज पे होना है और अपने मुल्क के लिए वफा के साथ खड़ा होना है कि ये मुल्क है तो हम हैं, ये मुल्क नहीं है तो हम भी नहीं हैं। तो इसलिए मुल्क के अंदर की सालमियत, मुल्क के अंदर की स्टेबिलिटी उतनी ही जरूरत है, उतनी ही जरूरी है, उस पर तवज्जो देना उतना ही जरूरी है जितना मुल्क के बाहर के मामलात पर। तो मुल्क के अंदर जब हम स्टेबिलिटी होगी, सब लोग एक पेज पे होंगे, सब लोग ये समझेंगे कि इंडिया फर्स्ट, हिंदुस्तान फर्स्ट, भारत फर्स्ट, उसके बाद बाकी चीजें आएंगी, तो फिर हम बाहर के इन दुश्मनों का मुकाबला कर सकेंगे। यहां मैं 1, 2, 3 चीजें और इजाफा करता हूं कि 1947 और 1965 के बाद, 1947 में जब ट्राइबल्स आए उस वक्त जम्मू कश्मीर के लोग इसी तरह खड़े हुए जिस तरह आज खड़े हुए थे, और फिर 1965 के वक्त जम्मू कश्मीर के लोग इसी तरह खड़े हुए। जावेद साहब, मैं थोड़ा आपको रोकना चाहता हूं, इसलिए नहीं कि किसी और से, मुझे एक ब्रेकिंग न्यूज आ गई वो शेयर करना है। ब्रेकिंग न्यूज एक आ रही वो मैं शेयर करना चाहता हूं, फिर आपके पास वापस लौटेंगे। आप बने रहे हमारे साथ। ये एक बड़ी जानकारी इस वक्त आई है, वो देना अहम है, और उसके बाद फिर आपके पास ही मैं आऊंगा। दिल्ली में CCS की बैठक खत्म हो चुकी है, यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। पीएम मोदी की सदारत में, पीएम मोदी की अध्यक्षता में बैठक हुई और पहलगाम हमले पर बैठक में चर्चा हुई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी दे रहे हैं। CCS की बैठक खत्म हो चुकी है। बैठक में गृह मंत्री, रक्षा मंत्री यानी कि वजीर दाखिला और वजीर दिफा ये भी मौजूद थे। पीएम मोदी की सदारत में ये मीटिंग हुई, और ये काफी अहम इसलिए भी माना जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो, जैसा आपको पहले बताया कि ये जद्दा गए हुए थे, सऊदी अरब के दौरे पर थे, कि वहां पर उन्होंने अपने दौरे को कट शॉर्ट किया, वापस आए, मीटिंगों का सिलसिला शुरू हुआ और कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी CCS की बैठक चल रही थी। इस मीटिंग में होम मिनिस्टर अमित शाह के साथ साथ डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह भी मौजूद थे, और प्रधानमंत्री यानी वजीर आजम की सदारत में ये बैठक हुई। तो CCS की बैठक जो है वो मुकम्मल हो चुकी है, या जो कह लें कि फिलहाल अभी खत्म हो गई ये बैठक। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। काफी अहम इस बैठक को माना जा रहा था सिक्योरिटी के नुक्ते नजर से। उसके मद्देनजर प्रधानमंत्री वजीर आजम की सदारत में बैठक हो रही थी दिल्ली में, CCS की कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। जो अभी जानकारी आ रही है, ये बैठक अभी खत्म हो चुकी है, मुकम्मल हो चुकी है। अब ये अलग बात है कि इसमें क्या चीजें अब जो है तय क्या किया गया है, ये तो जाहिर है कि इसमें डिस्कशन क्या हुआ होगा, इस बारे में मैं तेंदुल जी के पास भी अभी आऊंगा।
तो इसमें डिस्कशन जाहिर सी बात है, जो मौजूदा हालात हैं, जो पहलगाम पर जो हमले हुए और जिसमें 27 लोगों की जानें गई, उनसे पैदाशुदा जो हालात हैं, उस हालात को लेकर के गौर फिक्र हुआ होगा। लेकिन ये बैठक कितनी अहम थी इस बारे में, और चूंकि ये बैठक अभी खत्म हो चुकी है, तो इस बारे में ये जानकारी देना काफी जरूरी है। और इस वक्त एक और अहम जानकारी आपको इसमें और ऐड करना चाहता हूं, इस पूरे मामले से जुड़ी पहलगाम हमला मामले में एफआईआर जो हो चुकी है, इसमें पहलगाम पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है। पहलगाम पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है। 3 से 4 हथियारबंद आतंकियों ने की फायरिंग, ये इसमें जिक्र है। सरहद पार बैठे आकाओं की निगरानी में यह हमला हुआ। पहलगाम हमले में एफआईआर भी दर्ज की जा चुकी है, जिसका भी जिक्र कर रहे थे कुछ देर पहले तजिंदर जी। और सरहद पर बैठे आकाओं की इबा पर यह हमला हुआ है। तो ये इस पूरे मामले से जुड़ी जो अहम जानकारी वो इस वक्त अभी आपको हमने दे दिया। जावेद साहब, मैं आपके पास आऊंगा, आपकी बात पूरी सुनेंगे हम लोग, लेकिन फिलहाल सीसीएस की बैठक जो मुकम्मल हो चुकी है, इस बारे में थोड़ा अपडेट और अगर तजिंदर जी आप दे सकें कुछ इनपुट, अगर आपके पास मिल पा रहा हो, चूंकि ये बैठक काफी अहम है। इस बैठक की अहमियत को किस तरह से वाजे किया जा सकता है तजिंदर जी? देखिए विशाल, इस बैठक की सीरियसनेस आप इस बात से देख लें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश के दौरे पे थे। उस दौरे को वो आधा छोड़ के वापस आते हैं। गृह मंत्री अमित शाह को कश्मीर भेजा जाता है, और आज जब गृह मंत्री वापस आते हैं और वहां प्रधानमंत्री के रेसिडेंस 7 लोक कल्याण मार्ग में वहां पर मीटिंग होती है सीसीएस की, जिसमें कई, जो अभी तक बताया गया है, कई इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए गए हैं। लगभग 2.5 घंटे तक ये मीटिंग चली है। होम मिनिस्टर अमित शाह ने प्रधानमंत्री को ब्रीफ किया है, उनकी जो कश्मीर विजिट थी उसके बारे में, सारी जितनी उनके वहां से उनके पास इंफॉर्मेशन कलेक्ट हुई थी वो सारा आके उन्होंने प्रधानमंत्री को अपडेट किया उस मीटिंग के बारे में। वहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे, वहां पर जो फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर वो भी मौजूद थे। और अभी जो जानकारी ये मिल रही है कि हालांकि मीटिंग खत्म हो चुकी है लगभग 2.5 घंटे चलने के बाद, की मिनिस्टर जो हैं राजनाथ सिंह हैं, एस जयशंकर हैं, वो जा चुके हैं, लेकिन अभी गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो प्रधानमंत्री के आवास पर ही हैं, 7 LKM में ही हैं। तो उनके बीच में कुछ और डिस्कशन चल रही है। लेकिन अब जो है बताया ये जा रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से एक प्रेस ब्रीफिंग दी जाएगी, जिसमें इस मीटिंग में क्या क्या डिसीजन लिए गए हैं उसके बारे में देश को बताया जाएगा। देखिए, अभी तक कुछ भी स्पेकुलेट करना बहुत कबलस वक्त होगा, लेकिन बताया ये जा रहा है कि एस जयशंकर जो भारत के विदेश मंत्री हैं वो इस प्रेस ब्रीफिंग को संबोधित करेंगे। अभी कुछ ही देर में ये प्रेस ब्रीफिंग शुरू होगी और उसमें देश ने जो जो डिसीजन लिए हैं कि पाकिस्तान से ये जो आतंकवाद का नौसूर है, पाकिस्तान से जो आतंकवाद को भेजा जा रहा है उससे कैसे डील किया जाएगा, क्या पाकिस्तान पे डायरेक्ट एक्शन लिया जाएगा, क्या इकोनॉमिकल एक्शन लिया जाएगा, क्या पाकिस्तानी हाई कमीशन के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा, क्या पाकिस्तान के साथ जो डिप्लोमेटिक ताल्लुक हैं उन पे कोई एक्शन लिया जाएगा। देखिए, ये कई इंपॉर्टेंट डिसीजन जो हैं वो लिए गए हैं, लेकिन इसकी जो ब्रीफिंग है अभी कुछ ही देर में देश के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर वो देश के सामने रखेंगे। जी चलिए, हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका भी मैं वेलकम करता हूं। हमारे साथ मौजूद है विनोद बंसल, नेशनल स्पोक्स पर्सन है वीएचपी के। विनोद जी, आपका स्वागत है। एक छोटी सी टिप्पणी जरा, चूंकि अभी जावेद साहब कुछ बोल रहे थे, उन्होंने पहले ये वादा मुझसे ले लिया था कि मेरी बात पूरी होने दीजिएगा, लेकिन चूंकि ब्रेकिंग न्यूज आ गई। जावेद साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं, आप कंटिन्यू करें अपनी बात, फिर मैं जाता हूं विनोद बंसल जी के पास। जी जावेद साहब। जी, मैं पहली अर्ज ये कर रहा था, प्लीज मुझे गौर से ये कहने दीजिएगा। पहला ये कि मुल्क के अंदर तमाम जितने भी लोग हैं सबको एक पेज पे होना पड़ेगा। मुल्क में भाईचारा अमन कायम रखना पड़ेगा। किसी भी तरह के मुल्क में किसी भी तरह कंफ्यूजन और कयास की कोई गुंजाइश नहीं है। एक जितनी भी बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं वहां विजिलेंट रहना पड़ेगा, बहुत ज्यादा विजिलेंट रहना पड़ेगा कि जिन लोगों ने ये किया है उनको मालूम है कि हमारे मुल्क का एक रिएक्शन होगा, तो जाहिर सी बात है उन्होंने अपनी सतह पे तैयारी की होगी। दूसरा नुकता है। तीसरा नुकता यह है कि पहली मर्तबा 1947
और 1965 के बाद जम्मू कश्मीर के सारे लोग इस दहशतगर्दी के खिलाफ एक पेज पे हैं और मुल्क के साथ खड़े हैं और मुल्क के लिए कोई भी कुर्बानी देने को तैयार है। ये मेरा तीसरा नुक्ता है कि इस वक्त जम्मू कश्मीर में हालात हैं, इनको हाथ से स्लिप नहीं होने देना। हमारे जो फोर्सेस हैं उनको बहुत ही मोहतात रहना पड़ेगा और हद से ज्यादा पेट्रोलिंग करनी पड़ेगी और नजर रखनी पड़ेगी, पाकिस्तान की हर एक एक्टिविटी पे नजर रखनी पड़ेगी। और चौथी बात कि जो भी हमारे मुल्क का रेस्पॉन्स होगा, हमें मालूम है कि बहुत ही कैलकुलेटेड रेस्पॉन्स होगा और बड़े तदब्बुर के साथ, बड़ा सोच समझ के जब आप रेस्पॉन्स दे देंगे तो फिर इसका जो जिस लेवल पे आप इसको एस्केलेशन में लेके जाएंगे तो एस्केलेशन में लीडर आपके पास रहनी चाहिए, कभी भी वो उनके हवाले नहीं करना। और इस बार ये लॉजिकल एंड तक पहुंचना चाहिए क्योंकि बहुत नुकसान हम उठा चुके हैं, अब मजीद नुकसान उठाने के मूड में हम नहीं है। हम ये चाहते हैं कि ये मसला एक ही बार हल हो जाए और अब की बार जब हल होगा तो ये हमारी टर्म्स पर हल होना चाहिए। चलिए, जावेद साहब को हम सुन रहे थे। अब मैं अपने अगले मेहमान के पास जाना चाहूंगा। विनोद बंसल जी, थोड़ी देर हुई बट वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद बंसल जी, स्थितियां जो हैं वो सबके सामने हैं, कल से लेकर आज तक क्या कुछ हुआ, उसके पहले क्या होता रहा है। जो बदले हुए हालात उसमें यह देखा गया कि जम्मू कश्मीर दोनों जगहों पर हर जगह लोग सड़कों पर निकले और इसका पुरजोर विरोध किया। कैंडल मार्च हो, चाहे प्रोटेस्ट हो, चाहे पुतला नजर आतिश करना हो, और हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी से लोग निकले। बदली हुई स्थिति में क्या है, वक्त की जरूरत क्या है? विनोद जी, आप कैसे देखते हैं पूरी सिचुएशन को? नहीं, निस्संदेह ये बात अप्रिशिएबल है और संभवतः शायद पहली बार हुआ है कि घाटी के आतंकवादियों के विरुद्ध जो है संपूर्ण विश्व एक हुआ है। मैं सिर्फ घाटी को या भारत को नहीं कहूंगा, पूरा विश्व एक हुआ है जी। और अब मुझे लगता है एक निर्णायक लड़ाई की तरफ पूरा दुनिया बढ़ रही है। और आप देखिए कि जिस तरह से आतंकवादियों ने हमें एक चैलेंज दिया है, इस चुनौती का सामना करने के लिए हम सब मिल करके लड़ेंगे। और आप देखिए कि जिस तरह से वो कहते हैं कि मजहब नहीं होता आतंकियों का, इन्होंने जिस तरह से मजहब देखा, लोगों के पैंट उतार करके, कलमा पढ़ा करके, आईडी चेक करके, जिस तरह से ये चुन चुन कर मारा कि कोई मुसलमान तो नहीं है इनमें, ये बेहद गंभीर और भारत को तोड़ने वाला बहुत बड़ा गहरा षड्यंत्र है। और इसके विरुद्ध जो है ना हमें एक होना ही पड़ेगा। विनोद जी, इसमें एक नाम है सैयद आदिल का, और ये भी उस बारे में खुद सीएम ने बोला है कि उनके बारे में सुना गया कि उन्होंने आतंकियों की गन पकड़ ली थी और उसको रोकना चाह रहे थे, लेकिन आतंकियों ने उनको भी नहीं छोड़ा, उसे भी मार दिया। नहीं, मैं समझ रहा हूं, लेकिन बात क्या है कि उनको इसलिए नहीं मारा कि वो कोई मुसलमान है, उसको वो तो इसलिए चूंकि गन पकड़ ली थी इसलिए मारा। मैं कहता हूं वो तो फाइटर था। आई अप्रिशिएट हिज करेज ऑल्सो। मैं कहना चाहता हूं कि मैं उस करेज को साधुवाद देता हूं, लेकिन मैं उसको इसलिए नहीं मारा कि वो हिंदू या मुसलमान था, लेकिन बाकी लोगों को कंफर्म है कि मुसलमान नहीं थे इसलिए मारा। इस बात को हमें समझना पड़ेगा। लेकिन खैर, अब समय आ गया है कि कश्मीर घाटी के लोग जिस तरह से पूरा जम्मू कश्मीर और पूरा भारत एक है आतंकवाद के खिलाफ, अब एक निर्णय और करना पड़ेगा कि जिन आतंकवादियों को अब पकड़ा जाएगा या जो मारा जाएगा, जिनको ढेर किया जाएगा, उनका जनाजा नहीं निकलेगा दुनिया के अंदर कहीं भी, और ये उनके जनाजे की नमाज नहीं पढ़ी जानी चाहिए। मैं कहना चाहता हूं उनको पेट्रोल डाल करके या चिड़ियों को चुग्गे की तरह डाल दो उनको, जिससे कि और कोई उनका केस न लड़े। इस बात की आवाज जो है ना जी, अवाम की तरफ से आनी चाहिए और खासकर मुस्लिम जो संस्था है उनकी तरफ से आनी चाहिए। तब जाकर के हम कहेंगे कि वाकई आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होगा, और आगे से कोई आतंकवादी पनपा चाहे कहीं भी हो, उसको हम ऐसे मारेंगे कि वो दुनिया भर में उसकी एक मिसाल होगी। और देखिए पाकिस्तान ने जिस तरह से कुकर्म किया है, पाकिस्तान का तो अभी खात्मा होना बाकी है, वो अपने आप ही टूट रहा है एक्चुअली, क्योंकि पाकिस्तान पहले से ही जो है ना कई सारी चीजों से लेकर के टूटा हुआ पड़ा था। उसको लगा के कश्मीर का मुद्दा उछालने के बाद में हमें एक नया जो एक एनर्जी मिलेगी, वो एनर्जी नहीं, अब उसको क्या मिलेगा ये तो कोई अब वक्त बताएगा आगे क्या होने वाला है। लेकिन मैं इस घड़ी में सभी पीड़ितों के साथ और जो लोग मारे गए उनके भगवान से प्रार्थना करता हूं उनको श्रद्धांजलि दे और उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। कल हम जो है ना ये दक्षिणी दिल्ली के संतनगर में एक बृहद यज्ञ कर रहे हैं और यज्ञ के माध्यम से हम सभी अमर हुतात्माओं को श्रद्धांजलि भी देंगे। जो लोग घायल हुए हैं चाहे कोई भी हैं, उन सब के लिए हम प्रार्थना करेंगे कि भगवान उनको जल्दी से जल्दी स्वस्थ करे, ठीक रखें और जल्दी से जल्दी वो एकदम परफेक्ट हो जाएं। और साथ ही इस आतंकवाद के खात्मे के लिए भी हम कहेंगे कि देखिए कश्मीर घाटी
जो मेरे देश का गौरव है, मेरे माथे की शान है, मुझे इस पर अभिमान है। और ऐसी घाटी को, ऐसे मेरे देश के मुकुट को खत्म करके बर्बाद करने का जो कोशिश जिसने भी की है, उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगा। आप देखिए कि किस तरह से पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से घाटी का डेवलपमेंट किया है सरकार ने जी। और वो जिस तरह से प्रगति की राह पर तेज गति के साथ बढ़ा है, शायद इसीलिए पाकिस्तान को वो नहीं सूट कर रहा। और अभी देखिए ये जो है ना, जी ये सिर्फ हिंदुओं पर हमला नहीं है, ये सिर्फ हिंदुओं पर हमला नहीं है, ये जो है ना, ये कश्मीर घाटी के लोगों के अर्थव्यवस्था को तोड़ने के लिए किया गया हमला है। कश्मीर घाटी के पर्यटन पर हमला है, पूरे दुनिया भर के पर्यटक लोगों का पर्यटन इंडस्ट्री जो है ना जी, टूरिज्म इंडस्ट्री के ऊपर हमला है। तो इसलिए सबको एक होकर के इसका मुकाबला करने के लिए खड़ा होना पड़ेगा। और अक्रॉस दी पार्टी लाइन, अक्रॉस दी रिलीजन, अक्रॉस दी कास्ट, क्रीड एंड सोसाइटी। अभी देखिए, अभी तक देश को जातिगत आधार पर, भाषा के आधार पर, मजहब के आधार पर अपने बांटा जाता था, लेकिन आज देश को जो है ना जी, ये रिलीजन के आधार पर जिस तरह से बांटने की कोशिश की गई है ना जी, ये इसमें सफल नहीं होंगे। रिलीजन के आधार पर बांटा नहीं जाना चाहिए, ये अहम बात आप कह रहे हैं इस वक्त, और इसको समझना बहुत जरूरी है तमाम लोगों को। बशार साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं। दो बातें हैं। एक ये बात सामने आ रही है जो कि हमें, जो अभी तइंदर जी ने कहा था कि हमें ये तय करना होगा, मतलब कि हम या तो आतंकवाद या आतंकवादियों के साथ हैं या हम बिल्कुल ही नहीं है। ये कैसे तय होगा? क्या ये मुश्किल है? बशार साहब को मेरी आवाज मिल पा रही है? आप शायद आप अनम्यूट करना होगा आपको। ये जो बात निकल के सामने आ रही है, जो इस बार देखा गया, इस बार मस्जिदों से भी अनाउंसमेंट हुआ है, ऐलान हुआ है बाज़ाब्ता कि ये बुज़दिलाना हमला है, हम इसकी मजम्मत करते हैं। तो क्या ये एक बड़ा पैगाम है? बशार साहब, आपकी आवाज नहीं आ पा रही, लगता है वो म्यूट है शायद आपका। अब देखिएगा माइक, अगर अनम्यूट कर सकें तो। अच्छा पीसीआर, आप उनसे एक बार बात करें, मैं जब तक दूसरे मेहमान के पास जाता हूं। ब्रिगेडियर धीमान, मैं आपके पास फिर से एक बार आ रहा हूं। जी, आप इशारा भी कर रहे हैं, आपके पास मुझे आना भी है। एक बार बार आती है कि जिसने भी ये किया उसे बख्शा नहीं जाएगा। क्या जिसने का मतलब सिर्फ इतना है जिसके हाथों से गोलियां चली हैं, या उसकी कमान कहां से आई है, उससे हिदायत कहां से मिली है, और उसकी प्लानिंग किसने की है? जी ब्रिगेडियर धीमान। देखिए, ये जो हम कल से टेलीविजन पे भी बोल रहे हैं, हम लोग आहत हैं, 28 जाने गई हैं, वो हमारे भाई बंधु थे, हमारे देश के नागरिक थे, हम उनको कॉन्डोलेंसेस भी देते हैं, उनकी शहादत को सलाम भी करते हैं। परंतु जब हम बोलते हैं कि इसका हमने बदला लेना है, हाँ। बदला लेने के लिए अगर हम इमोशनल होकर बोलेंगे तो ये हमेशा ही गलत काम हो जाएगा। इसलिए हमको बड़ा रैशनल तरीके से सोचना है। देखिए, हमने बदला लेने के लिए हमने उड़ी भी किया था, बदला लेने के लिए हमने बालाकोट भी किया था, और उसके बाद उसको वही छोड़ दिया। इसीलिए वो बातें बार बार रिपीट हो रही हैं। अभी हमने सोच समझ के बदला लेना है इस तरीके से कि ये परमानेंटली ये जड़ से खत्म हो। उसके लिए इस पर्टिकुलर केस में जो आज का कल का इंसिडेंट है, इसमें 3 कंपोनेंट्स है। एक तो वो जिहादी है जिसने आगे गोलियां चलाई, दूसरे वो आका है जो पाकिस्तान में बैठे हैं, चाहे वो ISI के लोग हैं, पाकिस्तान आर्मी के लोग हैं, या हाफिज सईद जैसे जो ये ऑर्गेनाइजेशन रन करते हैं, और तीसरा वो कंट्रीज लाइक चाइना है जो डीप स्टेट चलाते हैं जो हमारे अगेंस्ट। अब तीनों के अगेंस्ट हमने क्या क्या कार्रवाई करनी है? सबसे पहले अगर हम आतंकियों को देखें, देखो आतंकी को मार देना कुछ बड़ी बात नहीं है, वो 1 या 2 दिन में, 24 घंटे में, 48 घंटे में उसको हम एलिमिनेट कर देंगे। और वो वैसे ही मरने के लिए आया था, वो तो जीना ही नहीं चाहता, और क्योंकि उसको मारने से बात खत्म नहीं होगी, क्योंकि उनका जो मैन्युफैक्चरिंग, जो उनकी मशीनरी जहां से वो पैदा हो रहे हैं, वो पाकिस्तान में है, वो हाफिज सईद जैसे लोगों के पास है या ISI वालों के पास है। तो नेक्स्ट टारगेट हमारा होना है पाकिस्तान। अब पाकिस्तान पे क्या कार्रवाई करनी है, जिसको अभी आपने देखा CCS की मीटिंग हुई है, या अभी जयशंकर साहब आके प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे, तो वो असली हमने क्या करना है वो नहीं बताएंगे, क्योंकि जो करना है वो हमने बहुत ही इंटेलिजेंस तरीके से करना है, और बहुत ही सीक्रेट तरीके से करना है। तो वहां पे हमारे पास क्या ऑप्शंस है? एक गुस्से में आगे बोलेंगे कि अगर ये डेफिनेटली 7 अक्टूबर मूवमेंट है जो हमास ने इजराइल के ऊपर हमला किया था, मैं भी मानता हूं, परंतु अब हमास की इजराइल की तरह अगर हम अटैक कर देंगे, देखो 1.5 साल से ज्यादा हो गया है, अभी तक वो हमास को खत्म कर पाए क्या? अभी भी लटके हुए हैं। तो इसका मतलब वॉर इज नॉट एन ऑप्शन। वॉर में खामखा डिस्ट्रक्शन होगी, दोनों तरफ की होगी। तो फिर हल क्या है? वो मैं बताता हूं, हमारे पास हल विकल्प हैं। विकल्प हमारे पास ये अगले हैं, हमारे पास डिप्लोमेटिक विकल्प है, हमारे पास इकोनॉमिक विकल्प है, और हमारे पास सबसे बड़ा जो हथियार है
हमारे पास इंडस वाटर ट्रीटी है, इंडस वाटर ट्रीटी को हम रद्द करते हैं तो जो हम ऑलरेडी एक्शन कर चुके हैं, धीरे धीरे कर रहे हैं, तो पाकिस्तान का पंजाब जो है डेजर्ट में बदल जाएगा, सिंध जो है खाने को मोहताज हो जाएगा और पाकिस्तान घुटनों में आएगा। यहाँ थोड़ा सा खतरा, जब हम एक्सपर्ट्स बात करते हैं तो हम कहते हैं थोड़ा सा खतरा हमको चाइना से है, क्योंकि जो इंडस का ओरिजिन है वो तिब्बत से है, जो चाइना कंट्रोल करता है। परंतु मेरा आर्गुमेंट यहाँ पे ये है कि ब्रह्मपुत्र भी चाइना कंट्रोल करता है और वो ऑलरेडी हमारे जो क्रूज है दबा रहा है, तो हमको क्यों डरना है उससे? हमको खुल के बाहर आना चाहिए और पाकिस्तान को इस लेवल पे लाना चाहिए कि उनको खाने को महत्व है, उनको ये टेररिज्म सब उनको भूल जाए, रोटी खाने को ना मिले, खाने को आज उनके पास पैसा नहीं है तो सारा कंट्रोल पाकिस्तान के पास है, उनको अपने डिप्लोमेटिक कैंपेन के हिसाब से करके उनको डलवाइए, दोबारा से FATF की ग्रे लिस्ट में डलवाइए, ब्लैक लिस्ट में डलवाइए, ताकि उनको बिल्कुल समझ में आए। चलिए, तो आप ये कह रहे हैं कि हमें डिप्लोमेटिक भी पहल को ज्यादा मजबूत करना होगा। बशार साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं, ये जो बातें होती है कि जिन्होंने ऐसा किया वो बख्शे नहीं जाएंगे, तो जैसा अभी ब्रिगेडियर धीमान कह रहे हैं कि भाई जिसने गोलियां चलाई वो तो बिल्कुल आखिरी सिरे पे एक बंदा है, 2-4-5 बहके हुए लोग हैं या जो भी जिससे से भी कर लिए, या फिर उनको एक तरह का नशा है, लेकिन क्या उसका खात्मा 4-5-6 आतंकियों को मार दिया जाना, क्या इसी से कामयाबी मिल जाएगी? ये एक बड़ा प्लॉट अगर है तो कैसे उसका हल निकलेगा? जो ब्रिगेडियर धीमान कह रहे हैं, और आपका रिएक्शन भी बशार साहब जी, आप बोलें। मैंने आधा सुना आधा नहीं सुना, लेकिन मैं अगर बात करूंगा तो इसमें आज डेफिनेटली सियासी मामलात और पस मंजर भी आएगा, लेकिन वल्ला आज सियासी एतबार से कोई बात करने के मूड में नहीं है। मन ही नहीं करता कि सियासी की कोई बात करे, क्योंकि जो हुआ मतलब ये आंखों के सामने है। वैसे तो इंसान आप कैसे इस चीज को झेल पाए और फिर आप बड़ी बड़ी लंबी हाँकते फिरे, बड़ा मुश्किल है, मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन मैं आज की इस डिस्कशन में आज मैं आपसे कोई और बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ ये दुआ करूंगा कि ऐसे मामलात और ऐसे हालात रूनुमा हो जाएं कि इस तरह के हालात हमें देखने को मुस्तकबिल में ना मिले, और कतन ना मिले, बिल्कुल ना मिले, नहीं होने चाहिए ऐसे हालात। लेकिन ये जो अरबाब इख्तिदार हैं, जो मैंने कहा ना, मैं आज कोई बात नहीं करना चाहता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं जुड़ना पड़ता है। ये जो अरबाब इख्तिदार हैं, जो ऊपर बैठे हैं, जो ये निजाम चलाते हैं, इंसराम चलाते हैं, इंतजाम करते हैं, उनको चाहिए कि वो इस तरह का कोई हल पेश करें या इस तरह से इस चीज में से नेविगेट करें, बिकॉज यू हैव टू नेविगेट द मडी वाटर्स, इट्स सो डिफिकल्ट। आप इस तरह से नेविगेट करें कि आइंदा इस तरह के हालात ना हो जाए, मुल्क भी ठीक रहे, हम भी ठीक रहे, क्योंकि ये बार बार इस तरह के इंसान का दिमाग चकरा जाता है। ऑनेस्टली समझ नहीं आ रहा कि रिएक्ट कैसे कर लो। इसलिए मैंने कहा ना कि महबूबा जी ने आज पूरे कौम से और पूरे आलम इंसानियत से माफी मांगी और शर्मिंदा होके कि हम शर्मिंदा है, हमें माफ कर लीजिए। ऐसे हालात जब हो जाते हैं तो आप उम्मीद करते हैं कि, दुआ करते हैं कि सबको अल्लाह ताला अक्ल सलीम अता करे और मामलात सारे हल हो जाएं, सारी परेशानियां खत्म हो जाएं। चलिए ठीक है, इस दुआ में कई लोग साथ हैं। विनोद बंसल जी, अंतिम टिप्पणी आपसे लेना चाहूंगा, समय थोड़ा कम है जी। मैं बस सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, आपके पैनलिस्टों ने बहुत बढ़िया बात कही, और वास्तव में हमें जिस तरह से आज हम पैनल पे एक नजर आए, वैसे ही संपूर्ण देश को एक होना पड़ेगा, खासकर कश्मीर घाटी और कश्मीर घाटी से जुड़े हुए नेताओं को और वहां के आकाओं को, और जो बेसिकली जो आतंकवाद को पनाह देते रहे हैं, जो आस्तीन के सांप छुपे हुए रखे हैं। वैसे साहब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो आस्तीन के सांप है उनको पड़ोसी को पहचानना पड़ेगा। प्रत्येक व्यक्ति को अब आज आगे आकर के उनको उठा करके और पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस को हैंडओवर करना पड़ेगा। अब अगर एक एक करके चुन करके उन लोगों को हैंडओवर करना शुरू कर दिया, तो आप देखिए जिस तरह से नक्सलवाद का सफाया भारत के अंदर से हुआ है ना जी, जो एक टाइम पे बहुत इम्पॉसिबल नजर आ रहा था, कि अब माननीय गृह मंत्री जी ने इस बात को करके दिखा दिया कि नक्सलवाद का अंत अगर कर सकती है, अगर सरकार सक्षम है तो कर सकती है। तो ऐसे ही आतंकवाद का अंत करने के लिए भी दो तरीके हैं, आइदर सरेंडर और शूट एट साइट, दो चीजें हैं। और ये कश्मीर घाटी के लोगों को तय करना पड़ेगा कि उनको सुरक्षित और आर्थिक रूप से संपन्न जीवन जीना है, ये आतंकवादियों के पैरवी करते हुए हमें अपने आप को मरमर के जीना है। बिल्कुल। ये तेंदुल जी, मैं आपके पास आता हूं फाइनल कमेंट के लिए। सिचुएशन दो तरफा है, कई इसके पहलू हैं, कई प्रॉस एंड कॉन्स हैं, अब कुछ इंटरनल हैं, उससे ज्यादा शायद एक्सटर्नल हैं, ये जो हम बातें समझ पा रहे हैं। हाउ टू कंक्लूड दिस? देखिए विशाल, बड़ा कैलकुलेटेड रिस्पॉन्स रहना चाहिए इंडिया का, क्योंकि हर एक प्रोज एंड कॉन्स देखने चाहिए। देखिए ब्रिगेडियर धीमान ने बिल्कुल सही कहा कि जंग हर प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है।
यूक्रेन और रशिया का जंग पिछले लगभग 3 साल हो चुके हैं, 2.5 से ऊपर वहां पर 2.5 साल से ऊपर वो जंग चल रही है जी। इजराइल का जो अटैक हुआ था हमास पे, वो भी अभी कोई देखिए जंग का कोई नतीजा है नहीं, बट कुछ ना कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जाएंगे जिस तरह से पहले भारत सरकार ने लिया था सर्जिकल स्ट्राइक के तौर पे, बालाकोट एयर स्ट्राइक के तौर पे, क्योंकि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान एक मदरशिप है टेररिज्म का, जहां से टेररिज्म पनप रहा है और जम्मू कश्मीर के अवाम को टारगेट कर रहा है, भारत में अलग अलग जगह पर हमले कर रहा है। देखिए अभी एक ऑल इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट आने वाली है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से जी। उसके लिए अभी सारे देश की नजरें, रादर पूरी दुनिया की नजरें उस स्टेटमेंट पे रहेंगी कि क्या कैबिनेट कमेटी ऑफ जो सिक्योरिटी की मीटिंग हुई है उसमें क्या क्या डिसीजन लिए गए हैं, कैसे उन्हें इम्प्लीमेंट करना है। देखिए एक बात तो जाहिर है कि पाकिस्तान को सबक सिखाने का वक्त आ चुका है, डिसीजन ले लिए गए हैं कि पाकिस्तान को अब ये सबक सिखाना है। वो सबक कैसे सिखाया जाएगा, किस किस तरीके से सिखाया जाएगा, वो अभी कुछ देर में देश के सामने आ जाएगा। बाकी रही बात, देखिए इस तरह के जो आतंकवादी, ये जो कल आतंकवादी हमला हुआ है, इसकी कंडेमनेशन बिल्कुल हमारे जैसे पैनलिस्ट बता रहे थे, ना सिर्फ देश में, दुनिया के हर एक राष्ट्र ने, हर एक ज़ी शऊर जो नागरिक है दुनिया का, उन्होंने कंडेम किया है। बेगुनाह लोगों का कत्ल जो है, ये कत्ल आतंकवादियों के हाथ पे, पाकिस्तान के हाथ पे है और उन्हें इस बात का जो नतीजा है वो भुगतना पड़ेगा। देखिए हाई लेवल मीटिंग्स का सिलसिला कल से ही चल रहा है। होम मिनिस्टर की मीटिंग हो, आज मनोज सिन्हा एलजी जो हैं उनकी हाई लेवल मीटिंग हो, फिर कैबिनेट की मीटिंग रही हो उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में, फिर अभी जो कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी की मीटिंग हुई है, तो इम्पोर्टेंट मीटिंग्स का सिलसिला चल रहा है। अब देश की नजरें जो हैं, पूरी दुनिया की नजरें भारत का क्या रिस्पॉन्स होगा इस इतने बड़े आतंकी हमले पे, वो देखना अभी बाकी है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अब तमाम मेहमानों का इस खास विषय पर बातचीत के लिए, चर्चा करने के लिए। और बहुत अहम बिंदु यहाँ सामने आई हैं और सबसे बड़ी बात जो निकल कर आई वो यही है कि एक पेज पर, यानी पूरे भारत के तमाम लोगों को भारत की सालमियत के साथ, एकजुटता के साथ और जम कर रहना होगा। अगर हम आपस से मजबूत रहेंगे तो विदेशी ताकतें जो है उनका हम मुंहतोड़ जवाब भी दे सकते हैं। और साथ ही साथ जो ब्रिगेडियर धीमान ने ये बातें कही हैं कि बहुत सारे ऐसे विकल्प हैं जो डिप्लोमेटिक लेवल पे हैं, उन कई चीज़ों को साथ साथ लेकर चलना होगा, लेकिन इस बीच भी उन्हें सबक सिखाया जाना बेहद ज़रूरी है जिन्हें इतने गहरे जख्म दिए हैं। बहुत शुक्रिया अब तो हम लोगों का। बस के साथ